हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज थोड़ा समय से लेट हो गया, ठीक है। चलिए फटाफट से जो बच्चे लाइव में जुड़े हैं सबसे पहले कमेंट कीजिए कि ताकि मैं देख लूं कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट है। शायद पल्लवी अभी प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो पल्लवी, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है, ठीक है, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। ये जो आप लाइनें देख रहे हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये टोटल लाइनें आपके एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। और जो एनसीईआरटी बुक में जो आप पैराग्राफ देखते हैं वही हूबहू पैराग्राफ इसमें है। यदि ये आपको ये जो पैराग्राफ का जो लेटर है सही से यदि दिखाई दे रहा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। नहीं तो अगले बार से इसको और ज़्यादा हाईलाइटेड करके लाएंगे ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो, ठीक है। क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी बुक को अपने पास रखते हैं और जब उसको उलट के पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको पढ़ने में समस्या होती है, समझने में समस्या होती है। इसलिए बहुत सारे बच्चे से पूछने के बाद मैंने सोचा कि चलो एनसीईआरटी का भी पैराग्राफ यदि साथ में रहेगा तो हर उस लाइन को पढ़ाने के क्रम में बता दिया करेंगे जहां संभवतः बच्चों को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, ठीक है। इसीलिए ये पैराग्राफ में सिर्फ आपको वही लाइन को अंडरलाइन करके बताएंगे जहां आप खुद से जिस समय पढ़ते होंगे वहां समस्या होती है, ठीक है। बाकी बात जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे समझ के उसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्लियर ये बताइए, ये पैराग्राफ का जो अक्षरे हैं क्या आपको ये साफ साफ दिख रहे हैं? सचिन, कोमल, पल्लवी, ठीक है। यदि दिख रहे हैं तो यस सर लिखिए, नहीं तो फिर क्या करेंगे, इसको अगले क्लास से इसको और ज्यादा थोड़ा हाईलाइटेड कर देंगे ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहली बात ये आती है बच्चों, जब हम लोग किसी प्रकार का, ठीक है, भोजन करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जब उपापचय क्रिया होती है हमारे शरीरों में तो वो एक ऐसे पदार्थ का निर्माण करते हैं जो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक होता है, अर्थात विष होता है, ठीक है। अर्थात हमारे लिए वो हानिकारक पदार्थ होते हैं। इसलिए क्या करते हैं वो शरीर उस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो जिस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं, याद रखिएगा बच्चों, उसी को बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। ये आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि उत्सर्जी अंग किसे बोलेंगे या तंत्र किसे बोलेंगे। तो हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के क्रम में जो जो अंग, ठीक है, अपना योगदान देते हैं, ठीक है, उसी पूरे अंग के समूह को उत्सर्जी अंग बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पल्लवी बोली नो सर, तो ठीक है पल्लवी, यदि आपको ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो इसी चीज को हम अगले क्लास से डार्क करके लाएंगे ताकि आपको और आसानी से क्या हो, दिख सके, ठीक है। चलिए तो अब इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि सजीवों के शरीर के लिए सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन सा होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले नाम लिखेंगे अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया, ठीक है। इसके बाद यूरिया, याद रखिएगा, और यूरिक अम्ल, ठीक है, ध्यान देना है, यूरिक अम्ल। ऐसे तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि ये उत्सर्जी पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है। इस पर भी चर्चा हम कर लेंगे, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में इसके बारे में भी चर्चा नहीं किया है, लेकिन हम लोग कर लेंगे, ठीक। पहले समझिए कि हमारे बुक में जो दिया हुआ है कि सबसे अधिक या सबसे प्रमुख जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक अम्ल है। अब देखिएगा, ये जो तीनों आप देख रहे हैं सीरीज, ये प्रोटीन से ही बनते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन के डाइजेशन से, ठीक है, अमोनिया बनता है या एमिनो एसिड बनता है, वही एमिनो एसिड अमोनिया में कन्वर्ट होता है। तो जो जीव अमोनिया को ही शरीर से बाहर निकाल देंगे उनके लिए यूरिया बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी पढ़ेंगे बच्चों कौन ऐसे जीव हैं जो अमोनिया को ही शरीर से बाहर निकाल देंगे। जो अमोनिया को शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो वही अमोनिया कन्वर्ट होगा यूरिया में। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अमोनिया को नहीं निकाल पाएंगे, यूरिया को निकालेंगे।
जो जीव यूरिया को भी नहीं निकाल पाते वो किसको निकालेंगे, यही यूरिया बदलेगा यूरिक अम्ल में। याद रखना, ठीक है, प्रोटीन जब हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन बवा एमिनो एसिड में बदलता है, वही एमिनो एसिड आपको अमोनिया में बदलेगा, ये अमोनिया यूरिया में बदलेगा, यूरिया यूरिक अम्ल में बदलेगा। इस बात को ध्यान देना। अब इसमें समझने की बात यह है बच्चों कि कौन से जीव अमोनिया को निकालेंगे, कौन यूरिया को, कौन यूरिक अम्ल को। तो सबसे पहले आप लोग बताना इस तीनों में से सबसे अधिक, ठीक है, जहरीला या फिर सबसे अधिक उत्सर्जी पदार्थ कौन है, जो सबसे हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ, सबसे अधिक हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ इस तीनों में से कौन है, अमोनिया है कि यूरिया है कि यूरिक अम्ल है। जो बच्चे जानते हो फटाफट से बताना कि इस तीनों में से सबसे अधिक, ठीक है, खतरनाक कह सकते हैं या फिर हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ कह सकते हैं। बताइए, यदि आप लोग जानते हैं तो बताइए, यदि नहीं जानते हैं तो हम बता देंगे, ठीक है। फटाफट से बताओ। पल्लवी, देखो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के जाना नहीं है, ठीक है। गौरव, पल्लवी, कोमल, तो याद रखना सबसे ज्यादा बउआ हानिकारक जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है अमोनिया। सबसे ज्यादा कौन होगा, अमोनिया। अमोनिया के बाद कौन होगा, यूरिया, ठीक है। तो याद रखना सबसे अधिक जो हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया, ठीक है, उनसे कम हानिकारक यूरिया होता है, उनसे कम हानिकारक आपका यूरिक अम्ल है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछेगा, और बार बार बच्चों पूछता भी है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ है, वहां ध्यान देना सबसे पहले अमोनिया पे, ठीक है। अब ध्यान देना यह है कि बच्चों ये अमोनिया कौन निकालेगा। तो याद रखना ये जो अमोनिया होते हैं बच्चों, ये जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, जल में घुलनशील होते हैं। होते हैं तो जो जलीय जीव हैं, याद रखिएगा, जो जल में रहने वाले जीव हैं, ठीक है, वो जीव क्या करते हैं कि जो जल में रहने वाले जीव हैं उनके शरीर के माध्यम से, ठीक है, जल जब शरीर के अंदर जाता है तो ये अमोनिया उस जल में घुल के उनके शरीर से बाहर हो जाता है। अर्थात जो लगभग जलीय जीव होते हैं बउआ, वो क्या करेंगे, अमोनिया को शरीर से बाहर कर देंगे। अब देखिएगा कि ये अमोनिया को वो शरीर से बाहर कर रहे हैं जल के माध्यम से। जिस तरह से देखिएगा हम लोग को बउआ जब पसीना आता है तो पसीना क्या होता है, जल के माध्यम से ही शरीर से बाहर आता है। तो उसी प्रकार से अब बताओ उस पसीना को निकलने के लिए कोई विशेष ग्रंथि या विशेष अंग की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो उसी प्रकार से ये अमोनिया जलीय जीव में शरीर के सतह से बाहर हो जाती है, इसलिए इनको उत्सर्जन करने के लिए किसी प्रकार के वृक्क की आवश्यकता या किरणी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। याद रखना जो अमोनिया है वो जल में घुलनशील होते हैं, जलीय जीव डायरेक्ट अमोनिया को ही बाहर कर देते हैं। अब जो जीव मान लीजिए जल में नहीं रहते हैं, हम लोग मनुष्य जल में नहीं रहते हैं लेकिन जल को तो पीते हैं, पीते हैं कि नहीं पीते हैं। अब यही अमोनिया याद रखना हमारे यकृत में, याद रखना कहाँ बउआ, यकृत में ये अमोनिया बदल जाएगा किसमें, यूरिया में। क्योंकि हम जल में रहने वाले जीव नहीं है हम लोग, इसलिए हमारे शरीर की सतह से ये अमोनिया डायरेक्ट बाहर नहीं निकलेगा। तो ये अमोनिया क्या हो जाएगा, हमारे यकृत में यूरिया में बदलेगा। और बच्चों आपको याद होगा हम लोग पानी तो पीते हैं, जब पानी हमारे यकृत के संपर्क में जाती है, इस यूरिया के संपर्क में जाती है, तो ये भी यूरिया क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और हमारे शरीर वाले जो जल हैं उसके साथ घुल जाते हैं और ये यूरिन के माध्यम से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो उत्सर्जन करते हैं बाबा किसका करते हैं, यूरिया का करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। तो देखिएगा बच्चों इसमें सबसे पहले आपको लिखा हुआ है कि इसमें अमोनिया सबसे अधिक आबिस या टॉक्सिक है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, जब बुक निकाल के पढ़िएगा तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको, अमोनिया सबसे अधिक या सर्वाधिक आबिस मतलब टॉक्सिक है। आपको बताए थे कि यूरिया, अमोनिया, यूरिया और बच्चों
यूरिक अम्ल में सबसे अधिक विषैला पदार्थ कौन होता है? तो याद रखना अमोनिया होता है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें लिखा हुआ है, इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। बाबा इसके निष्कासन के लिए, किसके निष्कासन के लिए? अमोनिया के निष्कासन के लिए आपका एनसीईआरटी बुक लिख रहा है कि अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। फिर देखना आगे क्या लिखा है, यूरिक अम्ल कम अविश है और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। तो जो यूरिक अम्ल है वो जल की कम मात्रा के साथ भी निष्कासित हो सकती है, उससे अधिक जल की आवश्यकता यूरिया निकालने में होता है, उससे भी अधिक जल की आवश्यकता होती है अमोनिया को निकालने में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इस बात को समझ लिए। और एक बात ध्यान देना, जो अभी आप लोग हम लोग देखे थे, ये बच्चों इसमें इस पॉइंट को देख रहे हैं, ये सभी के सभी याद रखना नाइट्रोजनी पदार्थ है, इसलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, ये सभी किससे बने हुए हैं? नाइट्रोजन से बने हुए हैं, इसलिए इसको नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ भी कहते हैं। एनसीईआरटी भी लिखा हुआ है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है बुआ, क्या लिखा है? ठीक है, ये साथ ही विशेष देखना रूप से साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। अर्थात इस चैप्टर में जो हम लोग अध्ययन करेंगे किसके बारे में? नाइट्रोजनी अपशिष्टों के बारे में। इसीलिए बच्चों आपको बताए थे शुरू में, आपके इस चैप्टर में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर में वहां पढ़ेंगे नाइट्रोजनी अपशिष्ट के बारे में। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है सर? अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक अम्ल है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आराम से समझना। तो क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे जरूर इस चैप्टर को, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही मजा है। तो सबसे पहले आप क्या देख सीखे अभी इस चैप्टर में? आप सीखे कि सर जो अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक अम्ल है, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। जब आपसे पूछे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का नाम बताओ, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, सबसे अधिक खतरनाक कौन है? सर अमोनिया है। अमोनिया क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, इनको निकालने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इस बात को देख लिए। अब यहां देखना आपका एनसीईआरटी बुक लिखा है बुआ साफ साफ, अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियो उत्सर्ग बोलते हैं। ठीक है, अमोनियो उत्सर्ग बोलते हैं। याद रखना, जब अमोनिया जो शरीर से बाहर निकलेगा उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अमोनियो उत्सर्ग बोलेंगे। ठीक है, और अनेक, यहां देखना, अनेक अस्थिल मछलियां, अब यहां पॉइंट बउआ ये आता है, बुक पढ़ोगे आपको लिखा हुआ मिलेगा अस्थिल मछलियां। तो अस्थिल मछलियां क्या होता है समझना। ठीक है, अस्थिल मछलियां याद रखना बउआ, अस्थिल मछलियां उस मछलियों को कहते हैं जिनके पास हड्डियां होती है, रीढ़ की हड्डियां होती है। किनकी हड्डियां? रीढ़ की हड्डियां होती है, जिनमें कांटे होती है, याद रखना वैसे मछली को अस्थिल मछलियां कहते हैं। अर्थात याद रखना, मछली जल में रहता है तो कौन से मछली अमोनिया को निकालेंगे? तो अस्थिल मछलियां। अस्थिल मछलियां समझ गए, जिसमें रीढ़ की हड्डी होगी। दूसरा उभयचर, तो बउआ कौन सा उभयचर? आप उभयचर के बारे में जानते हैं कि सर जो पानी में भी रहे या जो थल पर भी रहे उसको उभयचर कहते हैं। लेकिन जरा बताओ, यदि जो उभयचर जल में जब रहेगा तभी अमोनिया को उत्सर्जित करेगा, जब वो थल पे आ जाएगा, जब वो थल पे आ जाएगा तो क्या अमोनिया उत्सर्जित करेगा? वो बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए इस एनसीईआरटी में एक लाइन हम जोड़ना चाहते हैं बुआ, कि जो उभयचर लिखा हुआ है इसके आगे तने को जल लग जाता है या जलीय उभयचर। ठीक है, उभयचर मतलब हम लोग आप लोग समझ रहे हैं कि सर जो जल में रहेगा वो भी, जो स्थल में रहेगा वो भी। ठीक है, लेकिन जब उभयचर जल में रहेंगे तब अमोनिया को उत्सर्जित करेंगे, जब वो थल पे आ जाएंगे तब नहीं करेंगे। इसीलिए तने को याद रखना, इसमें एक लाइन जोड़ लेना, जलीय उभयचर और जलीय कीट। ठीक है, जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्राकृतिक के हैं। अब याद रखना कौन कौन से जीव, बउआ आपको एनसीईआरटी वाला है तो इसी से सवाल पूछेगा। ठीक है, कौन कौन से ऐसे जीव हैं सर जो अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं? तो सबसे पहला याद रखना जलीय जीव बउआ। जलीय जीव में भी कौन? अस्थिल मछलियां। ठीक, उसके बाद उभयचर, वो भी कौन सा उभयचर? जब उभयचर जल में होगा तब। ठीक, दूसरा जलीय कीट। जो देखना एक बात,
आप लोग जानते हैं कि जो 12th का इस बार एग्जाम हुआ था, तो इस प्रकार से जहां जहां जिस जिस क्वेश्चन पे मैंने बच्चे को बार बार बता रहा था कि इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछेंगे, हूबहू उसी प्रकार से क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। यदि आपके कोई सीनियर पढ़ रहे होंगे, जो सफलता बैच से पढ़ रहे हैं, उसे पूछिएगा कि बायो का ऑब्जेक्टिव कैसा गया। बिल्कुल बढ़िया गया, क्योंकि जिस तरह से आपको मार्क करके बता रहे हैं बाबा, उसको हर चीज को, हर ऑब्जेक्टिव को किस ढंग से पूछेगा, क्या क्या ऑप्शन देगा, उस चीज को जिस प्रकार से मैंने बताया उसी प्रकार से हूबहू क्वेश्चन आए और बच्चे बनाए। और बनाने के बाद जब बच्चे क्लास में आए ऑफलाइन, तो बहुत चर्चा करते, सर जैसे जिस चीज को आपने नोट करके लिखाया उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव वहां सेम टू सेम पूछा गया था। इसलिए आप लोग भी इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया, सबसे अधिक विषैला पदार्थ कौन सा है? अमोनिया है। पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, नाइट्रोजनिक उत्सर्जी पदार्थ है, तीनों का नाम याद रखना, ठीक है। तो अमोनिया कौन निकालेगा? जलीय जीव। जलीय जीव में कौन कौन? अस्थिल मछलियां, उभयचर और जलीय कीट। यहां तक आप लोग समझ लिए होंगे। जो अमोनिया को निकालते हैं उस प्रक्रिया को क्या बताए थे बाबा? अमोनियो उत्सर्ग, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। और यहां भी देखना, साफ साफ लिखा हुआ है, इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती है, क्योंकि इसमें बताओ बउआ, हमारे शरीर से जब पसीना जिस प्रकार से निकलता है उसी प्रकार से उसका अमोनिया निकलेगा। तो हमारे शरीर से पसीना निकलने के लिए क्या वृक्क की आवश्यकता होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इस प्रकार से उसको भी क्या नहीं होगा बउआ? उत्सर्जन करने के लिए वृक्क की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जो जीव अमोनिया को निकालेंगे, ठीक है। इन प्राणियों को अमोनियो उत्सर्जी कहते हैं। याद रखना, निम्नलिखित में से किसे अमोनियो उत्सर्जी बोलेंगे बाबा? जो अपने शरीर से, ठीक है, अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं, वैसे जीव को बोलेंगे अमोनियो उत्सर्जी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। एक पीला रंग के देखना कीड़ा अपना जा रहा है और लाइन बनाते हुए जा रहा है, देख रहे हो? जिधर जिधर जाएंगे इसको हटाना पड़ेगा। हटो। चलिए, ये पूरा खराब कर दिया ना। चलिए ठीक हो गया। तो बाबा यहां तक आप लोग जान लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अब आना बाबा, अमोनिया हम लोग तो पढ़ लिए, अब चलते हैं किस पे? यूरिया पे, ठीक है। आइए, यूरिया। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जैसे मान लीजिए मनुष्य हम लोग हैं, हम लोग में क्या होता बाबा? हम लोग जल में नहीं रहते हैं, हम लोग, हमारे शरीर में बाबा ये अमोनिया बनता है। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में अमोनिया नहीं बनेगा, हम लोग के शरीर में भी अमोनिया बनते हैं, लेकिन हम लोग जलीय जीव नहीं हैं, इसलिए हमारे शरीर से ये अमोनिया बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ, जब मैं घंटों, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा पानी के अंदर रहेंगे बाबा, तब ये अमोनिया शरीर से बाहर निकलता है। जब पानी के बाहर आ जाएंगे तब नहीं निकलता, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। चलिए, अब बात ये आती है यूरिया पे। अब ये अमोनिया नहीं निकला, तो यही अमोनिया आपको जस्ट अभी बताए थे कहाँ? यकृत में बउआ, ये बदल जाएगा किस में? यूरिया में। और बताए थे हम लोग पानी में रहते नहीं हैं, लेकिन पानी को पीते हैं। जब हम लोग वह पानी को पीते हैं, जल को पीते हैं, ये जल हमारे यकृत के पास जब आएंगे, वहां जब यूरिया से मिलेंगे, तो ये यूरिया हमारे जल में मिल जाएंगे। जल में मिलने के बाद ये कहाँ चले जाएंगे? वृक्क में चले जाएंगे। वृक्क में जाने के बाद हमारा वृक्क क्या करेगा? इस यूरिया को उसी जल के साथ यूरिन में मिला के इसको शरीर से क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। अर्थात बाबा इनके लिए किसकी आवश्यकता होगी? वृक्क की आवश्यकता होगी। याद रखना, किसकी आवश्यकता? वृक्क की। चलिए, इस पॉइंट को ही बाबा हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रहा है, क्या लिख रहा है, ठीक। चलिए, आइए अब देखना यहां सरीसृप। रुक जाओ वो 1 मिनट। और एक बात और याद रखना, यहाँ लिखा हुआ है जो अमोनिया वाले बवा जो मछली होते हैं वो अपने अमोनिया को क्लोम, जिसको गिल्स बोलते हैं बवा, उस गिल से भी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए, अब आइए ध्यान देना, जो स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम ऑबिस नाइट्रोजनी अवशिष्टों जैसे यूरिया, याद रखना क्या लिखा है, साफ साफ देखना, प्राणी कम
आबिस नाइट्रोजनी, मतलब ये अमोनिया से कम विषैला होता है। कौन? सर यूरिया। आपका एनसीईआरटी साफ साफ कह रहा है अमोनिया से कम विषैला कौन होता है? यूरिया। ठीक है, और यूरिया भी होता है और यूरिक अम्ल भी होता है। ठीक है, चलिए अब देखना, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है स्तनधारी। स्तनधारी के बारे में बाबा आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग स्तनधारी है, गाय स्तनधारी है कि नहीं है? सॉरी, जानवर जो गाय जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उनका मेल फीमेल दोनों क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। कई स्थलीय उभयचर, अब देखना स्थलीय उभयचर दे दिया है, वहां भी उसको देना था जलीय उभयचर। ठीक है, लेकिन नहीं दिया तो हम जोड़ दिए। तो स्थलीय उभयचर, जो बउआ उभयचर जल में नहीं रह के जब स्थल में रहेंगे तब वो क्या करेंगे? यूरिया को बाहर करेंगे। समुद्री मछलियां, एक बात इस पे ध्यान देना बउआ कि समुद्री मछलियां, जिस तरह से हर जगह आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि बउआ जानते हैं कि धातु विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन वहाँ एक ग्रेफाइट जो अधातु है वो भी विद्युत का सुचालक होता है, उसको अपवाद में रख लेते हैं। इसको भी उसी प्रकार से बाद में ध्यान देना। ये जो समुद्री मछलियां हैं अर्थात जल में रहने वाले हैं, लेकिन ये क्या करेंगे? यूरिया को निकालेंगे, अमोनिया को नहीं निकालेंगे। किसको निकालेंगे? यूरिया को। इससे क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि वो इतना कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि जलीय जीव जो है वो अमोनिया को निकालेंगे, लेकिन एक अपवाद के रूप में इसको ध्यान देना कि समुद्री मछलियां जो बउआ होती है, ये समुद्री मछलियां क्या करते हैं? यूरिया को बाहर करते हैं, यूरिक अम्ल को बाहर, सॉरी अमोनिया को बाहर नहीं करते हैं, यूरिया को। अब याद रखिएगा यूरिया को बाहर कौन कौन करेगा? स्तनपायी, जैसे कि हम लोग हैं, जानवर है। कई स्थलीय उभयचर, जो उभयचर अभी जल में नहीं है, स्थल पे आके सरवाइव कर रहे हैं, वो निकालेंगे। और समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अब याद रखिएगा, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसको बोलते हैं यूरिया उत्सर्जी। जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे उसको क्या बोलेंगे? यूरिया उत्सर्जी या यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक भी आपको ऑप्शन में दे सकता है कि जो यूरिया को उत्सर्जन करते हैं उसे क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक या यूरियो उत्सर्जी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को, अब देखो साफ साफ लिखल है अमोनिया बनेगा, लेकिन निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा, किसके द्वारा? यकृत द्वारा। ठीक है, यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है और वो किडनी के पास जाएंगे और वहां से क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो बताओ पल्लवी और जो बच्चे और प्रेजेंट हैं, क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी बुक घर में होगा तो बउआ निकाल के इस चैप्टर को पढ़ना, बिल्कुल समझ में आएगा। आप लोग को ही समझने के लिए मैंने इस एनसीईआरटी के पैराग्राफ को आपके सामने लाया हूं ताकि आपको समझ में आवे। आप लोग भी बुक निकाल के आप घर में लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। जहां आपको समस्या होने वाली रहेगी मैं उसी सारे पॉइंट को क्या कर रहा हूं? अंडरलाइन करके बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अमोनिया के बारे में देख लिए, कौन कौन से जीव अमोनिया निकालेंगे और कौन कौन से जीव यूरिया निकालेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब वह बच गया है कौन? याद रखना, अब सर बच गया है ये यूरिक अम्ल। अब सर बच गया है यूरिक अम्ल। अब सुनो यूरिक अम्ल के बारे में। बाबा हम लोग तो मान लो पानी खाने के क्रम में, प्यास लगने क्रम में पीते रहते हैं तो थोड़ा पानी का लेवल बना हुआ रहता है। कुछ ऐसे कीट हैं जो पानी नहीं के बराबर पीते हैं, बिल्कुल क्या करते हैं? वो द्रव नहीं के बराबर पीते हैं। तो वो क्या करते हैं बाबा? वो यूरिया को भी नहीं निकाल पाते। वो किसको निकालेंगे? यूरिक अम्ल। अर्थात उनके शरीर में, याद रखना, उनके शरीर में बाबा अमोनिया भी बनेगा, अमोनिया से यूरिया भी बनेगा। अब पानी के अभाव के कारण, जल के अभाव के कारण ये यूरिक अम्ल में बदल जाएंगे। जब ये यूरिक अम्ल में बदल जाएंगे तब ये यूरिक अम्ल के रूप में क्या होंगे? शरीर से बाहर निकलेंगे। अब देखेंगे बाबा कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो यूरिक अम्ल को अपने शरीर से बाहर करते हैं। तो देखिए अब ध्यान देना, सरीसृप, याद रखना सरीसृप क्या करते हैं? काफी कम मात्रा में पानी का सेवन करते हैं। पक्षियां, पक्षियां भी काफी कम मात्रा में करती है सेवन। स्थलीय घोंघे तथा कीटों में नाइट्रोजनी अवशिष्ट यूरिक अम्ल
देखना, यूरिक अम्ल उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है। अब एक बात याद रखना कि बाबा जो सरीसृप है, जो आपका घेंगा है, जो पक्षी है, ये सभी जल का काफी कम सेवन करते हैं, इसलिए इनके शरीर में जल का काफी अभाव होता है। तो वो यूरिक अम्ल को क्या करते हैं बाबा, पेस्ट के रूप में, याद रखना किसके रूप में, पेस्ट के रूप में वो क्या करते हैं, शरीर से बाहर करते हैं। इस पेस्ट को बाबा गोलिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोलिका, याद रखना। इसीलिए जब भी सरीसृप, पक्षी और स्थलीय कीट क्या करेंगे, यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करते हैं, तो किसके रूप में करेंगे बाबा, याद रखना एक पेस्ट के रूप में करते हैं। ये पेस्ट क्यों हुआ, तो ये पेस्ट सर हुआ जल के कमी के कारण, जल के कमी के कारण। चलिए इस बात को आप लोग समझ लिए, जल के कमी के कारण क्या हो रहा है, हटाओ सुन लो लिखने में, चलिए कोई बात नहीं। क्या आप लोग समझ लिए कि जो जीव कम जल का सेवन करेगा, सबसे कम, वैसे जीव यूरिक अम्ल को पेस्ट के रूप में या गोलिकाओं के रूप में शरीर से क्या करते हैं, बाहर करते हैं। इसमें कौन कौन से जीव आएंगे, सरीसृप आएगा, वह पक्षी आएगा, स्थलीय घेंगा आएगा, कीट आएंगे। आपसे पूछ देगा तो बताइए बाबा, तोता या कौवा या मोर, ठीक है, किस नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता है, तो क्या आंसर दोगे सर, यूरिक अम्ल। ठीक है, इस बात को याद रखना। सरीसृप, कोई सांप का नाम ले ले, छिपकली का नाम ले ले, इसलिए बाबा देखिएगा जब भी छिपकली क्या करता है, अपना यूरिन रिलीज करता है, तो पेस्ट के रूप में क्या करेगा, पेस्ट के रूप में करता है। ठीक है, अब आइएगा कि जो यूरिक अम्ल को बउआ रिलीज करेंगे, जो जीव किसको करेंगे, यूरिक अम्ल को रिलीज करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, यूरिक अम्ल उत्सर्जी या यूरिकोटेलिक। याद रखना, जो यूरिक अम्ल को उत्सर्जन करते हैं उसको क्या बोलेंगे, यूरिक अम्ल उत्सर्जी या फिर यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। ठीक है, चलिए अब प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोग प्राणी जगत में जब आते हैं बात, बहुत सारे उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जब इसमें देख लीजिएगा कुछ स्पेशल भी दिया हुआ है, देखिएगा किसके किसके बारे में स्पेशल दिया हुआ बाबा। जैसे देखना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केचुआ, इससे सवाल पूछता है। केचुआ वो अनएनिलीड, केचुआ एवं अनएनिलीड में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्कक पाए जाते हैं। तो याद रखना, केचुआ में और एनिलिडा में बउआ उत्सर्जन करने के लिए क्या पाया जाता है, वृक्कक, वृक नहीं वृक्कक, याद रखना। और आपको बउआ ऑप्शन में वृक मिलेगा, वृक्कक मिलेगा, वहां जाके फंस जाओगे, तो ध्यान देना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। केचुआ और जो एनिलिडा बउआ होते हैं, उस प्रकार के प्राणी में उत्सर्जन करने के लिए नलिकाकार अंग होती है, उत्सर्जी अंग होती है, जिसको बोलते हैं वृक्कक। अर्थात आपसे पूछे केचुआ का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, क्या बताना बाबा, वृक्कक, वृक नहीं वृक्कक, देखो लिखा हुआ है वृक्कक। ठीक है, याद रखना, वृक्कक नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। जो बाबा ये वृक्कक होते हैं, उस जीव में नाइट्रोजनी पदार्थ को भी स्रावित करते हैं, उसके अलावा उनके शरीर में द्रव और आयन का भी मेंटेन रखते हैं। याद रहेगा, केचुआ और एनिलिडा में कौन सा उत्सर्जी अंग होता है, वृक्कक। ठीक है, मनुष्य के बारे में पूछे तो वृक्क। अब आइए तिलचट्टा, जिसको कॉकरोच बोलते हैं। इसके अलावा अधिकांश जो कीट बउआ होते हैं, उनमें जो उत्सर्जी अंग होते हैं मैलपीगी होते हैं। क्या होते हैं, मैलपीगी। तो देखो ये पीडीएफ आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है, आराम से क्लास देखिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है, इस पॉइंट को देखो, ये आपका एनसीईआरटी का ही पूरा का पूरा है। ये एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा, ऑटोमेटिक आप इसको देख लीजिएगा। फिर इसका मैं नोट्स भी दूंगा, ऐसा नहीं कि नोट्स भी डालूंगा, लेकिन यहाँ समझना होता है। जो पेशेंस बना के रहिएगा, पढ़िएगा, तभी आपको कुछ सीख समझ में आएगी और आपको कहीं ना कहीं कुछ अचीव होगा। ठीक है, आप किसी चीज को आप आसान समझ लोगे, काफी आसान समझ लोगे, ठीक है, तो उतना आसान हर चीज होता नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना होगा बाबा, समझना होगा। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया बच्चों, केचुआ में क्या होता है, जो बच्चे आप जान रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। आपके 11th का एग्जाम दोगे तब, या कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे तब। ठीक है, आप वहां जान रहे हो केचुआ में क्या होता है, वृक्कक होता है। जो बच्चे नहीं जान रहे, टक्कर पचे मारते रहेंगे।
अब जाके पूछ लेना, अधिकतर बच्चे जो आपके सहपाठी होंगे उनको नहीं पता होगा केचुआ का जो है उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, मुंह बा देगा। आप लोग पढ़ रहे हो तो ध्यान से सीखो इस बात को, ठीक है। वृक्कक। तिलचट्टों में क्या होते हैं याद रखना, मेल पीगी अंग नलिका पाई जाती है, ठीक है, याद रखना कौन, मेल पीगी नलिकाएं पाई जाती है। और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं। अब बात आता है बाबा, इसमें फिर एक लाइन है झिंगा, जिसको प्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्रेस्टाई प्राणियों में श्रृंगिक ग्रंथियां होती है, याद रखना कौन ग्रंथियां, श्रृंगिक ग्रंथियां होती है, या इनको हरित ग्रंथियां भी कहते हैं। ये थोड़ा 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था केचुआ के बारे में बाबा, झिंगा के बारे में और तिलचट्टा के बारे में, याद रखना ये सारे चीज। ये आपको ये सब क्वेश्चन आपको जो है सो बहुत सारे कंपटीशन में देखते हैं पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बाबा हम लोग पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो चलो, तो इस चैप्टर को, इस चीज को अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। लेकिन यहां तक बताओ कि जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ थे, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इस तीनों के बारे में जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं इसको आराम से तैयार कर लेना। इस वीडियो के देखने के बाद तुम लोग जाना और बुक निकालना एनसीईआरटी का, उसको खोल के लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको बढ़िया से समझ लेना, ठीक है। आई होप आप लोग बढ़िया से समझ लिए होंगे, क्योंकि अमोनिया को देख लिए कौन से जीव निकालेंगे, ठीक है, यूरिया कौन निकालेगा और यूरिक अम्ल कौन निकालेगा, ठीक है। चलिए, तो कोई बात नहीं है, तो अगले क्लास में आप लोग अब्सेंट मत करना, उसमें पढ़ेंगे मानव उत्सर्जी तंत्र, ठीक है। आप लोग देखो इस चीज को 11th का जो क्लास है ना, इसको कंटिन्यू यदि बढ़िया से कर लेते हो, फिर 12th का तो आपको मजबूरी हो जाती है बढ़िया से करना, कि बोर्ड का एग्जाम देना होता है। बहुत सारे बच्चे 11th को छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए बच्चों, क्योंकि आप 12th करने के बाद फिर मन बनाओगे कि हमको पैरामेडिकल देना है, हमको बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना है, या मेडिकल क्षेत्र का बहुत सारा एग्जाम होता है उसको करना है, आपका 11th खराब रहेगा तो वहाँ रिजल्ट बिल्कुल नहीं बन सकता है, ठीक है। आप 4-5 क्वेश्चन 12th का बना के या 10-20 क्वेश्चन बना के आप रिजल्ट नहीं बना सकते हैं। इसीलिए यदि आप चाहते हैं आगे कोई मेडिकल का तैयारी करें, ठीक है, तो इसमें आपका 11th का जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, उसको बढ़िया से पढ़ के समझ के याद रखना होगा, ठीक है। ये नहीं सोचना कि चलो इसका ही तो एग्जाम होगा नहीं, बोर्ड एग्जाम 12th का होगा वहां से ध्यान देंगे, फिर आपका जो है, ठीक है। मैं बच्चे को साफ साफ ये कहता हूँ कि बाबा तुम यदि पढ़ रहे हो तो बोर्ड को पहले बैक करो, पहले ये एम लो कि जिसमें से हमसे कैरियर किससे बनेगा, किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। मेडिकल में आपको लग रहा है कि हम नीट निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। यदि आप उतना एफर्ट नहीं लगा पा रहे तो कम से कम बीएससी नर्सिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है, पैरामेडिकल पे ध्यान दीजिए। उस चीज की तैयारी शुरू से आराम से 11th को बढ़िया से पढ़िए, 12th को पढ़िए और निकालिए। यदि थोड़ा बहुत मान लेते बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा बहुत कम भी नंबर आवे, लेकिन हम बढ़िया से हर एक टॉपिक को समझ समझ के जब पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपका उसमें रिजल्ट बन जाता है, तो आपका लाइफ सेट होगा। जब आप उतना अच्छा से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका बोर्ड का रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। मैंने एक पल के लिए बता दिया कि आपको उसको टारगेट लेके चलना है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग को टारगेट लेके चलिए, पैरामेडिकल को लेके चलिए, उसका सिलेबस देखिए, उसका क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, उसके बाद देखिए बोर्ड का क्वेश्चन। थोड़ा उल्टा सोच के आदमी है, ठीक है। बोर्ड के रिजल्ट से आपके पैरामेडिकल के एडमिशन से कोई लेना देना नहीं है, बीएससी नर्सिंग को लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप उस प्रोसेस से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट बेटर ही होगा, ठीक है, खराब नहीं होगा। इसीलिए आप उस चीज को नजर में रख के पढ़िए और 11th को सीरियस में पढ़िए, यही आपका आगे का रिजल्ट बनाएगा। जब रिजल्ट बनाएगा तो करियर आगे इसी से बनेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ओके बाय।